आज का जो टॉपिक है वो है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का महत्व है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का बौद्धिक पक्ष और अंग्रेजों की असफलता के कारण। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम विश्व में अपना एक इम्पोर्टेंट स्थान रखता है। यह इंग्लैंड के निरंकुश औपनिवेशिक शासन पर जनता की संप्रभुता की विजय का एक प्रतीक है। लोकतंत्र के यथार्थ स्वरूप को संयुक्त राज्य अमेरिका नामक राष्ट्र ने विश्व के सामने सबसे पहले रखा। तो कहने का मतलब आज की जो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसका मूल रूप हमें अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो एक स्वतंत्र राष्ट्र बना संयुक्त राज्य अमेरिका, उसमें देखने को मिला। अब राजतंत्र का जो दैवीय अधिकार था या फिर कुलीनों के जो विशेषाधिकार थे उसको सबसे ज़्यादा चोट लगी और उनके स्थान पर जनता की प्रभुत्वता व राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांतों को मजबूती मिली। अमेरिका की जनता की सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि शासन वही होना चाहिए जो वहाँ की जनता स्वयं उसको स्थापित करे, उसको चुने और उन्हीं को अपनी जनता पर टैक्स लगाने का अधिकार है, क्योंकि जनता द्वारा चुनी हुई जो सरकार है वो ही कल्याणकारी राज्य स्थापित कर सकती है। विश्व के अंदर पहली बार अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अमेरिका में हमें देखने को मिली तथा शक्ति पृथक्करण, जिसमें कार्यपालिका, व्यवस्था पालिका और न्यायपालिका तीनों एक दूसरे से पृथक एवं स्वतंत्र हैं, तो इसे शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत बोलते हैं। व्यापक मताधिकार यानी लगभग जनता को मत का अधिकार मिला, उन्होंने सरकार चुनी। ये चीज़ें हमें अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के बाद ही देखने को मिला। आयरलैंड के लोगों को प्रेरणा मिली तथा फ्रांस की क्रांति पर इसका प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ा। आयरलैंड और फ्रांस के अंदर जो भी क्रांतियाँ हुई वह अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से प्रभावित थी। फ्रांस के अंदर जो 3 मूल आदर्श स्थापित हुए, स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व, ये अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की ही देन मानी जाती है। अमेरिका के इन मूल सिद्धांतों के आधार पर ही फ्रांस की क्रांति लड़ी गई। विश्व को सबसे पहले लिखित संविधान और चर्च व शासन का अलगाव भी इसी स्वतंत्रता संग्राम के लिए। धर्म सुधार आंदोलन जब यूरोप में स्थापित चला था, उसके बाद में धार्मिक बंधन कम तो हो गए थे, लेकिन पूर्णतः शासन से धर्म का जो दखल था वो हटा नहीं था। लेकिन अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के बाद ये स्थिति हमारे सामने आती है। भारत जैसे पराधीन राष्ट्रों ने भी अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का जो स्वतंत्रता के लिए घोषणा पत्र था की भावना ने भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भी नया जोश और जुनून पैदा किया। तो कहने का मतलब अमेरिका की जो क्रांति थी वह विश्व में लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए तथा जो पराधीन राष्ट्र थे, जो औपनिवेशिक राष्ट्र थे, उनको स्वतंत्र होने के लिए महत्वपूर्ण प्रेरणा दी। इस स्वतंत्रता संग्राम का एक बौद्धिक पक्ष भी है। अमेरिका में जो लोग थे वो अंग्रेजी मूल थे, उनमें एक सामान्य अंग्रेज की भांति राजनीतिक स्वतंत्रता की भावना विद्यमान थी। इंग्लैंड की जो संसदीय परंपराएं थी वो उनको विरासत में मिली थी, क्योंकि यहाँ से जब अमेरिका बसे थे तो ये विरासत अपने साथ वो लेकर के गए थे। इसलिए वे कर लगाने की शुद्ध संसदीय प्रणाली में अत्यधिक रुचि रखते थे। आम जनता जेम्स ओटिस, सैमुअल एडम्स, जेफरसन, फ्रैंकलिन, वाशिंगटन जैसे लोगों से प्रभावित थी और उनके जो विचार थे वो जनता के जो सामने रखे गए। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए आग में घी का काम किया। जेम्स ओटिस ने 1756 में ही अंग्रेजों की नीतियों की कटु आलोचना करते हुए इतिहास में शुरू से अब तक सभी राजा दमनकारी होते आए हैं, किंतु इससे दमन करना एक अधिकार तो नहीं बन जाता। ये कहा कि भाई राजतंत्रात्मक व्यवस्था में दमन तो हुआ है, लेकिन ये नहीं कि उन लोगों का ये अधिकार है। 1764 का जो स्टाम्प एक्ट था
इससे पूर्व ही जेम्स ओटिस ने यह अभियान चलाया कि ब्रिटिश संसद को ऐसे कानून बनाने का अधिकार नहीं है जो प्राकृतिक कानूनों के विरुद्ध है। तो यह जनता की सोच को प्रभावित किया। इसके अलावा इंग्लैंड के विचारक भी ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों का विरोध करते थे। टॉम पेन ने 1776 में कॉमन सेंस नामक पुस्तिका लिखी, जिसमें अंग्रेजी शोषण और अमेरिका का जो सौतेला व्यवहार था उसकी भयंकर आलोचना थी, जिसमें अमेरिकी राजभक्तों का दृष्टिकोण भी बदला और उपनिवेशवासियों के विरोध को व्यापक आधार एवं समर्थन मिला। यही बौद्धिक वर्ग था जिसने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। यही लोग आगे बढ़ करके लोगों को ये शिक्षा दी कि स्वयं की सरकार स्थापित करने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। तो इसलिए अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में बौद्धिक पक्ष का बहुत बड़ा योगदान है। अब है कि अंग्रेज आपस में ही लड़े, एक तरह से कहा जाए तो, क्योंकि अमेरिका के अंदर मैक्सिमम अंग्रेज ही थे और मातृ देश उनका था इंग्लैंड, उनके अंदर अंग्रेज थे ही। कहने का मतलब वहाँ जो अमेरिका में बसे हुए अंग्रेज थे वो अपने मातृ देश के शासन व्यवस्था या अपने शासक के विरुद्ध संघर्ष किया, लेकिन उसमें इंग्लैंड परास्त क्यों हुआ, उसके भी कई कारण थे। इन कारणों की वजह से, जो मूल कारण थे, इंग्लैंड ने अपना एक बड़ा उपनिवेश खोया था। पहला कारण था कि इंग्लैंड की जो युद्ध नीति तय करने वाले उपनिवेशों की शक्ति का ठीक अनुमान ही नहीं लगा पाए। अंग्रेज चाहते थे कि औपनिवेशिक जो विद्रोह है उसको दबाया जाए, लेकिन उन्होंने गलती ये कर दी कि उन्होंने सोचा कि हमारी जो विशाल सेना है, संगठित सेना है और अच्छा प्रशासन है हमारा, तो हमारे एक इस ढांचे के सामने न तो अमेरिकावासी हैं वो संगठित हो पाएंगे और नहीं उनके पास कुशल सेना होगी। इसलिए शक्ति का अनुमान उन्होंने प्रारंभ से ही गलत लगा लिया। कभी भी जब देशभक्तों से लड़ा जाता है तो बड़ा खतरनाक होता है। एक सेना दूसरी सेना को तो आसानी से हरा सकती है, लेकिन एक सेना अपने ही देशभक्त या दूसरे देश के देशभक्तों को हराती है तो उसमें उसको ज़्यादा जोर आता है। तो विशेष करके अमेरिका के लोग देशभक्ति का परिचय दे रहे थे और जो इंग्लैंड की सेना थी वो तो एक प्रशिक्षण प्राप्त एक ऐसी सेना थी जिनको जो युद्ध करना था उसका परिणाम उसके देश को झेलना था, जबकि अमेरिका के देशभक्त थे वो प्रत्येक चीज़ को अपने ऊपर लेते थे। दूसरी बात ये थी कि इंग्लैंड के जो शत्रु देश थे, जिसमें फ्रांस है, स्पेन है, हॉलैंड है आदि, ने भी इंग्लैंड को नीचा दिखाने के लिए अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में वो कूद पड़े, उनको सहायता की और इससे माहौल है वो उपनिवेशवासियों के पक्ष में हो गया। तीसरा कारण ये भी है कि इंग्लैंड की भूमि से अमेरिका बहुत दूर था, इसलिए सारा अपना लाव लश्कर ले जाना, अपनी सेना ले जाना, अपने अस्त्र शस्त्र ले जाना और वहाँ की प्राकृतिक और वहाँ के स्तर पर युद्ध करना इंग्लैंड के लिए बड़ा मुश्किल था। इसलिए दूरी है, ये दूरी भी उनको परेशान किया, क्योंकि देशभक्तों की सेना ने छापामार युद्ध प्रणाली से अंग्रेजी सेना को बहुत परेशान किया और इतना परेशान किया कि उनको हारने पर मजबूर कर दिया। यहाँ का सम्राट था इंग्लैंड का जॉर्ज तृतीय, वह बड़ा लोकप्रिय रहा। ग्रेनविले व टाउनसेंड जैसे मंत्रियों की जो गलत नीतियाँ थी उसकी वजह से भी औपनिवेशिक लोगों को बड़ा बल मिला और वो युद्ध जीतने में या संग्राम जीतने में सफल हुए। अंग्रेज़ों की सेना में लड़ रहे भाड़े के जो सैनिक थे उनसे अप्रत्याशित परिणाम की आशा नहीं की जा सकती थी, क्योंकि वो कॉमर्शियल थे, वो वेतन लेकर के और युद्ध लड़ रहे थे। उनके लिए जीवन मरण का युद्ध नहीं था, जबकि देशभक्तों के लिए किसी भी कीमत पर जीत हासिल करना जरूरी था। जॉर्ज वाशिंगटन, जो प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस, सेकंड महाद्वीपीय कांग्रेस के बाद उसको अमेरिका का सेनापति नियुक्त कर दिया गया था, उसके कुशल नेतृत्व ने, उनकी योग्यता ने इंग्लैंड की सेना को परास्त कर दिया। तो ये ऐसी चीज़ें थी जो उपनिवेशवासियों के पक्ष में थी और इंग्लैंड इसमें हारा और हारने के बाद इंग्लैंड का उपनिवेश अमेरिका हमेशा के लिए ख़त्म हो गया और विश्व के
मानचित्र पर एक नए देश का उदय हुआ जो संयुक्त राज्य अमेरिका कहलाता है, जो विश्व के अंदर आज अपनी एक अलग ही छाप, अलग ही इतिहास रखता है। धन्यवाद।